नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो देखिए, इस कार्यक्रम में आपको बिहार विधानसभा का चुनाव हम समझा रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं, वर्तमान को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य को रेखांकित कर रहे हैं। एक एक पार्टियों का सब कुछ बता रहे हैं। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में यह बात नोटिस की गई है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की पैठ है और ऐसी पैठ है कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में जीत हार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को मिले मत से प्रभावित हो जाते हैं। यह गवाही 2020 का विधानसभा चुनाव है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। तो देखिए, हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का डेटा लेंगे। हम आपको यह बताने जा रहे हैं 26 ऐसे उम्मीदवारों के नाम जिन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर 5000 से अधिक मत आए थे। महत्वपूर्ण हो जाते हैं विधानसभा चुनाव में 5000 मत भी। 9 तो ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें 15000 से अधिक मत आए, एक को जीत मिल भी गई थी और 14 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें 10,000 से अधिक मत आए थे। देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि एक वोट बैंक है बसपा का। बिहार में दलित राजनीति, दलित वोट बैंक पर कब्जे की रणनीति राजनीति। आपको पता है कि पासवान जाति के जो लोग हैं वह चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को पसंद करते हैं। 5% के करीब पासवान जाति की आबादी है और जो मांझी जाति है उसके नेता, सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ही एनडीए के हिस्से में है। जो मांझी जाति है उसकी आबादी भी करीब 3%, लेकिन राम और रविदास यह भी करीब 5% है और इसका वोट अब तक मायावती के नाम पर बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त होता रहा है विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी राजनीति चल रही है। आपने देखा ही कि किस तरीके से इसी राजनीति को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुटुंबा औरंगाबाद के विधायक राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और इधर के दिनों में राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। करना भी चाहिए क्योंकि 2025 में चुनाव सिर्फ बिहार में है। राहुल गांधी तो इतना तक कह रहे हैं कि सिर्फ जो सामान्य जाति के लोग हैं वे ही एक क्लास के सिटीजनशिप धारक हैं, बाकी सारे नहीं। मतलब 90% अभी भी वंचित हैं। तो देखिए, हमने कहा बसपा उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे। हम यह भी मानते हैं कि बहुत सारे उम्मीदवार बसपा के ऐसे होते हैं जिन्हें यहां वहां से टिकट न मिला तो वह बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ जाते हैं। लेकिन बसपा का अपना वोट भी है और यह वोट उम्मीदवार को मिले मतों में इजाफा कर देता है। आपने गोपालगंज में साधु यादव की कहानी सुनी होगी 2015, आप 2020 ही आपने फिर चुनाव का, लोकसभा चुनाव का ही देख लीजिए। 2014 में, माफ कीजिएगा 2019 में जब निर्दलीय लड़े थे अरुण कुमार जहानाबाद से तो उन्हें कितना मत मिला था और जब 2024 में बसपा से लड़े तो कितना मत मिला। बक्सर में बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार को कितने मत मिले, करीब 1,30,000। लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं। तो खैर, चलिए उन 26 उम्मीदवारों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जिन्हें 5000 से अधिक मत मिले। तो देखिए, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे मोहम्मद जमा खान, जो चुनाव भी जीत गए चैनपुर विधानसभा क्षेत्र और इन्हें मत आया था 95,245। यह चुनाव जीते, बसपा के इकलौते विधायक हुए, लेकिन यह नीतीश कुमार के साथ हो गए। अब जेडीयू के हिस्सा हैं क्योंकि यह अकेले जीते थे। इन्हें बसपा विधायक दल को जेडीयू में विलय करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन
चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में बसपा का अपना वोट बैंक है, इसलिए हम यह मानते हैं कि 2025 में मोहम्मद जमा खान भले ही जेडीयू के प्रत्याशी होंगे, लेकिन वहां बसपा का उम्मीदवार भी मजबूती से चुनाव लड़ सकता है। यह देखने की बात होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में दूसरे पायदान पर जीतते जीतते या यूं कहें कि जीत कर चुनाव हार गए थे। मतगणना में क्या सब हुआ, इसे लेकर हंगामा मचा था और यह विधानसभा क्षेत्र था रोहतास का रामगढ़। अंबिका सिंह यादव चुनाव जीत ही गए थे लोग कहते हैं, लेकिन अंतिम में विजेता निर्वाचित किए गए थे जगदानंद सिंह के बेटे राजद के प्रत्याशी सुधाकर सिंह, और बस कुछ 100 मतों का अंतर था। अंबिका सिंह यादव को 57,894 मत मिले थे। याद रखिए, सुधाकर सिंह 2024 में बक्सर से सांसद चुन लिए गए। यहां फिर से उपचुनाव हुआ। जगदानंद सिंह के एक और बेटे चुनाव लड़े राजद के टिकट पर, और अंबिका सिंह यादव तो नहीं लड़े, लेकिन उनके भतीजे ने चुनाव लड़ा और यहां फिर से मुकाबला भाजपा बनाम बसपा का हुआ। राजद का उम्मीदवार जगदानंद सिंह के बेटे तीसरे नंबर पर चले गए। तो हम यह देखते हैं कि रामगढ़ में भी बसपा है। बहुत लोग यह कहते हैं कि वहां राजपूत बनाम यादव की लड़ाई में जब बसपा यादव को टिकट दे देता है तो वहां के यादव लालू यादव, तेजस्वी यादव को भूल जाते हैं और अंबिका सिंह यादव के परिवार के साथ अपने को कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, तीसरा विधानसभा क्षेत्र, यह भी एक पुराने राजनेता के पुत्र हैं, लेकिन उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह करगहर, यह भी रोहतास का विधानसभा क्षेत्र, कुर्मियों का क्षेत्र है। यह 47,321 मत लाकर तीसरे पायदान पर थे बसपा उम्मीदवार के तौर पर। देखिए, करगहर में माना जा रहा है कि यह सीट तो एनडीए हार गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, जीत मिली थी आरजेडी को, लेकिन फिर से यहां वशिष्ठ सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं और लगातार लगे ही रहते हैं, लेकिन उदय प्रताप सिंह क्या करेंगे यह भी देखने की बात होगी। बसपा और उदय प्रताप सिंह मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाते हैं और वह जीत हार को प्रभावित करते हैं। तो चलिए, चौथा विधानसभा क्षेत्र देखिए, जो बक्सर का, रोहतास का, भोजपुर का इलाका है, उधर बसपा की पहुंच अधिक है क्योंकि उत्तर प्रदेश सीमा है। तो राजपुर विधानसभा क्षेत्र बक्सर में ही संजय राम 2020 में बसपा के प्रत्याशी थे और यह तीसरे पायदान पर थे। कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन बसपा उम्मीदवार के तौर पर संजय राम को भी 43,836 मत मिल गए थे। बड़ा मत है और यह चुनावी नतीजे में तीसरे पायदान पर थे। पांचवा नंबर बसपा उम्मीदवार जिन्हें सर्वाधिक मत मिला वह अनिरुद्ध प्रसाद एलियस साधु यादव। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र, साधु यादव लालू यादव के साले चुनाव नहीं जीत पाए थे। सुभाष सिंह चुनाव जीते थे, अब तो वह रहे भी नहीं, वहां उपचुनाव हुआ तो साधु यादव वहां मुख्य मुकाबले में रहे। बीजेपी से साधु यादव ही हारे थे, न कि महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी। तो साधु यादव दूसरे पायदान पर और इन्हें बसपा उम्मीदवार के तौर पर 41,039 मत आया था। जब यहां उपचुनाव हुआ तो साधु यादव की पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ी और उनका मत बहुत कम हो गया। यह इस बात का संकेतक है कि बसपा का वोट है। छठे पायदान पर बरुराज विधानसभा क्षेत्र, बसपा के उम्मीदवार हीरालाल खरिया को 22,650 मत मिले और यह तीसरे पायदान पर रहे। सातवां नंबर आता है सर्वाधिक मत प्राप्त करने वालों में अनिल कुमार का, औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र, यह भी तीसरे पायदान पर रहे। बसपा उम्मीदवार के तौर पर 18,444 मत आया और यहां चुनाव जीते थे कांग्रेस के आनंद शंकर। बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मंत्री रामाधार सिंह लगातार दूसरी बार चुनाव हार गए थे। अब 2025 में कौन लड़ेगा औरंगाबाद, यह देखने की बात होगी। क्या सुशील कुमार सिंह स्वयं लड़ने आ रहे हैं जो लोकसभा का चुनाव हारे, या कोई और? देखिए, आठवां नंबर है
जिन्हें बसपा उम्मीदवार के तौर पर सबसे अधिक मत मिला। राणा कौशल प्रताप सिंह, विधानसभा क्षेत्र है लौरिया मतलब चंपारण, और यह चुनावी नतीजे में लौरिया में तीसरे पायदान पर थे। इन्हें 17,515 मत आया था। अब देखिए नौवां पायदान, नौवें पायदान पर है गुरुआ विधानसभा क्षेत्र। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से राघवेंद्र नारायण यादव, इन्हें 15,235 मत आया था बसपा उम्मीदवार के तौर पर। यहां आरजेडी को जीत मिली थी। तो 9 ऐसे उम्मीदवार बसपा के जिन्हें 2020 में 15,000 से भी अधिक मत मिले। अब चलिए 10,000 से 15,000 के बीच वाले में, मतलब 15,000 से कम 10,000 से अधिक। तो 10वें पायदान पर थे रफीगंज में, औरंगाबाद के रफीगंज में रंजीत कुमार। यह चुनावी नतीजे में चौथे नंबर पर थे, मतलब आरजेडी, उसके बाद वहां निर्दलीय, उसके बाद जेडीयू और चौथे नंबर पर बसपा। रंजीत कुमार को 14,597 मत मिले थे। अब देखिए 11वां पायदान है सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले बसपा उम्मीदवारों में वाल्मीकि नगर में बैद्यनाथ प्रसाद का, चुनावी नतीजे में चौथे पायदान पर, और इन्हें मत मिला था 14,498। अब देखिए झाझा विनोद प्रसाद यादव, इनकी चर्चा फिर से हो रही है चुनाव लड़ने की, किस पार्टी से अभी नहीं कर सकते। तो 12वें पायदान पर विनोद प्रसाद यादव, झाझा विधानसभा क्षेत्र, मत आया 13,479, 13,479। झाझा के अन्य चुनावी नतीजों को देखते हैं तो यहां बीएसपी का फुटप्रिंट्स दिखता है। 13वें पायदान पर चेनारी में श्याम बिहारी राम थे और यह चुनावी नतीजे में चौथे नंबर पर थे। इन्हें मत आया था 12,864। 14वें पायदान पर रक्सौल में डॉक्टर अजय कुमार सिंह, दूसरी पार्टी के, लेकिन टिकट जब वहां नहीं मिला तो बसपा से लड़े, चौथे पायदान पर रहे, 12,267। तो 14 उम्मीदवार ऐसे जिन्हें 12,000 से लेकर 95,000 तक मत मिला बसपा उम्मीदवार की हैसियत से, जिसमें सिर्फ मोहम्मद जमा खान जीते। आगे देखिए 15वें पायदान पर बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र और चौथे पायदान पर रही बसपा की प्रत्याशी रीता देवी, 9,721 मत मिले। आगे चलिए 16वां पायदान नाथनगर, भागलपुर का नाथनगर विधानसभा क्षेत्र इन दिनों दूसरे कारणों से चर्चा में है क्योंकि यहां बोरा खुला हुआ है। तो बसपा के प्रत्याशी थे अशोक कुमार, चुनावी नतीजे में चौथे पायदान पर, और इन्हें मत आया था 9,659। 17वां पायदान गया का टिकारी विधानसभा क्षेत्र। यहां देखिए जीत मिली हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार को, नजदीकी मुकाबला था। तो शिव बचन यादव जो प्रत्याशी थे बसपा के, वह चौथे पायदान पर रहे और उन्हें मत मिला 7,296। टिकारी में खेल चल रहा है, यह सीट फिर से कांग्रेस लड़ना चाहती है। कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों में 2020 में लड़ने वाले उम्मीदवार हैं रामजतन सिन्हा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और उनके बेटे की चर्चा चलती है। लेकिन खबर यह भी है, भीतरी खबर यह भी है कि कभी टेकारी के एमएलए रहे अभय कुशवाहा, जो अब दल बदल कर आरजेडी से औरंगाबाद के सांसद बन गए हैं। औरंगाबाद जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता था उसका कीला ढहा 2024 में अभय कुशवाहा अपनी पत्नी को टेकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की गुपचुप तैयारी कर रहे हैं। कुंदल वर्मा का भी नाम है, तो और दूसरे भूमियार भी यहां देखिए। तो अब आगे चलिए टिकारी के बाद 18वें पायदान पर हरनौत विधानसभा क्षेत्र नालंदा जिले का, यहां भी है दलित वोट। इसीलिए तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कुर्मियों की लड़ाई में, मतलब कुर्मी बनाम कुर्मी की लड़ाई में हम दलित पर भी दांव लगा सकते हैं। तो कौशलेंद्र कुमार सिंह हरनौत में देखिए उम्मीदवार थे, यह दलित नहीं थे, यह कुर्मी ही होंगे। चौथे पायदान पर रहे, यहां हरिनारायण सिंह जीते थे, और पेपर लीक गिरोह के किंगपिन संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी, जो चिराग पासवान की पार्टी
एलजेपी की प्रत्याशी थी वह दूसरे नंबर पर रही थी और तीसरे नंबर पर महागठबंधन का प्रत्याशी था, लेकिन चौथे नंबर पर बसपा कौशलेंद्र कुमार सिंह, इन्हें 6,846 मत मिले थे। आगे चलिए, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र 19वां पायदान, बसपा के उम्मीदवारों को सर्वाधिक मत मिला, जहां उम्मीदवार थे मोहम्मद बदी जुम्मा, नाम सुना हुआ है। यह तीसरे पायदान पर रहे कल्याणपुर के नतीजे में और इन्हें मत मिला 6,367। देखना होगा कितना प्रभावित किया था नतीजे को। आगे चलिए, बेलहर बांका का विधानसभा क्षेत्र, यहां ब्रह्मदेव राय बसपा के उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले 20वें उम्मीदवार। बेलहर में ब्रह्मदेव राय चुनावी नतीजे में तीसरे नंबर पर रहे और इन्हें 6,127 मत आया। डेहरी विधानसभा क्षेत्र रोहतास का, यहां सोना देवी बसपा की प्रत्याशी चौथे पायदान पर रहीं और बसपा के सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में 21वें पायदान पर इन्हें वोट मिला 6,027। अब देखिए देहरी में चुनाव कौन लड़ता है। देहरी में एनडीए से फिर से बीजेपी, देखिए आरजेडी विनर है वहां 2020 में, या फिर वहां आरएलएम भी तैयारी कर रहा है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। अब 22वें पायदान पर चलते हैं। विधानसभा क्षेत्र है सीमांचल का फारबिसगंज, वहां राजा रमन भास्कर बसपा के उम्मीदवार थे, चौथे पायदान पर रहे और इन्हें मत आया 5,818। अब देखिए आगे चलिए, 23वां पायदान विधानसभा क्षेत्र है बरहमपुर बक्सर का, कैलाशपति मिश्रा का इलाका रहा। यहां हुलास पांडे चुनाव हार गए थे और यहां एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर वीआईपी भी हारा था। यहां जीत मिली आरजेडी को, लेकिन चौथे पायदान पर बसपा उम्मीदवार थे जटाधारी एलियस जटाधारी पासवान और इन्हें ब्रह्मपुर में मत मिला था 5,484 और यह तीसरे पायदान पर थे। अब देखिए पटना का मसौरी विधानसभा क्षेत्र, सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र, यहां राजकुमार राम मसौरी में बसपा के प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे, इन्हें मत आया 5,412 और यह भी चुनावी नतीजे में चौथे नंबर पर रहे। रघुनाथपुर सिवान का, देखिए विनय कुमार पांडे जी भी बसपा के उम्मीदवार बनते हैं, यह देखने की बात है। तो विनय कुमार पांडे बसपा के प्रत्याशी बने, चुनावी नतीजे में चौथे नंबर पर रहे और इन्हें 5,295 मत आया और 5,000 से अधिक मत प्राप्त करने वालों में अंतिम नाम पायदान नंबर 26वां वह है व्यास मुनि दास का। कहां से? जहानाबाद का मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र में बसपा के उम्मीदवार को मत मिला था 5,025 और मखदूमपुर में क्या हुआ था आपको याद होगा। इस बार हम पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी जहानाबाद की इस सीट को, मखदूमपुर को छोड़ना चाहती है और इसके बदले कोई दूसरी सीट लेना चाहती है, क्योंकि हम पार्टी की प्रायोरिटी में एक और भूमिहार को भी चुनाव लड़ाना है। वैसे हम पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, जो एनडीए गठबंधन का अगुवा है, उसने कहा है कि हम पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए डबल डिजिट, मतलब कम से कम 10 सीटें तो मिलेगी ही मिलेगी। 2020 में 7 सीटें मिली थी नीतीश कुमार के खाते से। नीतीश कुमार को कुल 122 सीटें मिली थी, जिसमें 7 सीटें उन्होंने हम पार्टी को दी थी और 7 सीटों में से जीतन राम मांझी की पार्टी ने 4 सीटें जीत ली थी, जिसमें सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र भी है जमुई का। और सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यदि चिराग पासवान, जो बार बार कहते हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है, वे सचमुच यदि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने को आ रहे हैं तो वह अपने पुराने संसदीय क्षेत्र जमुई लोकसभा क्षेत्र के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से, जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और यदि किसी घटक दल का नेतृत्व, मतलब एलजेपीआर के नेता, सर्वोच्च नेता, सुप्रीमो, मुखिया चिराग पासवान स्वयं यह तय करते हैं कि मुझे सिकंदरा से चुनाव लड़ना है, तो हम पार्टी को भी यह सीट त्यागने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बसपा पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बसपा को मत मिल जाते हैं और
उन्हें मिले मतों से चुनाव प्रभावित होता है। तो आज आपको हमने बसपा का दृश्य दिखाया है। आगे आने वाले दिनों में यह कार्यक्रम द बिहार बैलेट में आपको सभी पार्टियों का हाल बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ। और जो कुछ हम बता रहे हैं वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है, हम उसमें कोई घालमेल नहीं करते हैं, बस उसे एनालाइज कर देते हैं। अब किसी को ठीक लगता है, किसी को बुरा लग जाता है, उसमें हम कर क्या सकते हैं। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।